डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 7 इवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इवोल्यूशन का डिफरेंट थ्योरी देखे, डिफरेंट डेफिनेशन सीखे, दो मॉडल सीखे, किस तरह से इवोल्यूशन का प्लांट हुआ, एनिमल का इवोल्यूशन हुआ, डिफरेंट जियोलॉजिकल एरा, उसका पीरियड इपोक, और कौन से एरा पीरियड या इपोक में कौन सा एनिमल और प्लांट डोमिनेंट था। इसके बाद हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देख रहे थे, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट ऑफ द वर्टिब्रेट। इसके बाद मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इन प्लांट देखे, एविडेंसेस फ्रॉम होमोलॉगस ऑर्गन देखे, एविडेंसेस फ्रॉम एनालॉगस ऑर्गन देखे, एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन देखे, बायोकेमिकल एविडेंसेस देखे, एविडेंसेस फ्रॉम मॉलिकुलर होमोलॉजी देखे, बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस देखे। बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस को समझने के लिए हम लोग डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस को स्टडी किए, अडैप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, गोलपैगोस आइलैंड में जो सीड ईटर थे उसे इंसेक्टिवोरस वेजिटेरियन, स्टार्टोइड कैक्टस वाले फिंचेस बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। और एक एग्जांपल देखिए एडाप्टिव रेडिएशन के लिए ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का सिंगल एंसेस्टर से बहुत सारे मार्सुपियल एनिमल का इवोल्यूशन हुआ ऑस्ट्रेलियन आइलैंड में ही। सेकेंड प्रोसेस देखिए इवोल्यूशनरी प्रोसेस पैरेलल इवोल्यूशन, टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिमिलर कैरेक्टर डेवलप हो रहा है क्योंकि उनका एंसेस्टर सिमिलर है, डिफरेंट हैबिटेट और कॉन्टिनेंट में भी रह सकते हैं, उनका कैरेक्टर सिमिलर है क्योंकि वो दोनों कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए, पैरेलली इवॉल्व भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का मार्सुपियल एनिमल सोच करता है पैरेलल इवोल्यूशन विद प्लेसेंटल मैमल, और दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे के समान दिखते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे थर्ड प्रोसेस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सिमिलर अडेप्टिव स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रहा है। इस डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सिमिलर अडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे विंग्स है, फंक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर है इंसेक्ट में, बर्ड में, बैट में। ये लोग डिफरेंट एनवायरनमेंट में इनिशियली रहते थे, इनका एंसेस्टर कॉमन था, बट अब ये लोग डिफरेंट एंसेस्टर था, बट अब ये लोग एक ही वातावरण में रहने के लिए, एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडाप्ट कर लिए और एक ही कॉमन फंक्शन को करने के लिए अडाप्ट कर लिए फॉर फ्लाइंग। तो इस तरह का इवोल्यूशन जहाँ पे डिफरेंट एंसेस्टर से ओरिजिन होने के बाद भी कॉमन फंक्शन करने के लिए अडेप्टेशन हुआ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का ड्यू टू फंक्शनल स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, इसको हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम मिसिंग लिंक देखे, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, फिर एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक देखे, एनिमल्स में बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक हैं, पेरिपेटस, प्लेटिपस, लंग फिश। प्लांट में भी हम लोग कनेक्टिंग लिंक देखे, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के बीच में राइनिया, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में साइथियम, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में नीटम। अब हम लोग नेक्स्ट एविडेंस पढ़ेंगे, एविडेंस फ्रॉम लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या है? तो आज से मिलियन ईयर्स एगो बहुत सारे प्लांट और एनिमल अर्थ सरफेस पे थे जो नेचुरल कैलेमिटी के कारण एक्सटिंक्ट हो गए थे, मगर उसमें से एक दो की संख्या में अभी भी कुछ प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं जिसको हम लोग लिविंग ऑन फॉसिल्स कहते हैं। ये भी एविडेंस है इवोल्यूशन का। कुछ लिविंग फॉसिल एनिमल का देख लें, लिम्यूलस है, स्पेनोडॉन है, प्लेटिपस है, पेरिपेटस है। और कुछ लिविंग फॉसिल्स प्लांट का देख लें तो नीटम है, साइथियम है, इक्विजिटम है, गिंगो बाइलोबा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एविडेंस, एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल। फॉसिल एविडेंस को हम लोग बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी बोलते हैं। फॉसिल क्या है? तो प्रिजर्व पार्ट है, प्रिजर्व रिमेन है हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट जो सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब गया और उसका जो रिमेनिंग जो सेडिमेंट्री रॉक पे दिखाई देता है मार्क, उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल। द प्रिजर्व रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द सेडिमेंट्री रॉक, उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल। और इस फॉसिल को हम लोग पेट्रीफाइड फॉसिल भी बोलते हैं, और पेट्रीफाइड फॉसिल को फॉर्म होने का प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल या प्रिजर्व रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द organism in the sedimentary rock
इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन। और पेट्रिफिकेशन के समय में ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिमेनिंग नहीं रहता है बिटवीन द रॉक, बिकॉज ये जो ऑर्गेनिक पार्ट है ऑर्गेनिज्म का जिसको माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये डिफरेंट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है। फर्स्ट फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक का लेयर में लेट फॉसिल्स है, और जैसे जैसे नया रॉक का लेयर बनता है फॉसिल अर्लियर बनते हैं उसमें। और फॉसिल किसका बनता है? सिर्फ हार्ड प्रिजर्व रिमेनिंग हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, किंतु इनऑर्गेनिक पार्ट जैसे ऑर्गेनिज्म का बोन है, टीथ है, जिसपे माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होता है, वही रिमेनिंग हार्ड पार्ट सेडिमेंट्री रॉक में रह जाता है, जिसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक में डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक है, और हर लेयर में डिफरेंट लाइफ फॉर्म का फॉसिल है। जैसे ये अर्लियर सेडिमेंट्री रॉक का लेयर है, तो इसमें लेट फॉसिल है। जैसे जैसे ऊपर सेडिमेंट्री रॉक का लेयर बनता है, अर्लियर फॉसिल बनता है, तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म का फॉसिल हमको डिफरेंट लेयर ऑफ रॉक में मिलता है। और जब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के डिफरेंट लेयर में स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉसिल का, तो ये इंडिकेट करता है डिफरेंट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक किस जूलॉजिकल टाइम पीरियड में वो एनिमल था और एक्सटिंक्ट हुआ। और फॉसिल एविडेंस के द्वारा बेस्ट प्रूफ मिलता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, हॉर्स में किस तरह से हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ, इसका बेस्ट फॉसिल मिला था डिफरेंट लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में, और हम लोग हॉर्स का इवोल्यूशन को अंडरस्टूड कर सकते हैं। और उसी तरह से मैन का भी फॉसिल मिला था डिफरेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, जिससे हम लोग मैन में भी इवोल्यूशन को समझ सकते हैं। ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हॉर्स है जिसका नाम है इयोहिपस। उससे डेवलप हुआ था ओलिगोहिपस, इससे डेवलप हुआ था मेरिचिपस, और मेरिचिपस से डेवलप हुआ था प्लियोहिपस। सबसे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हॉर्स का नाम है इयोहिपस, और जो मॉडर्न हॉर्स है उसका नाम है इक्वस। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ हॉर्स का, लाइफ फॉर्म ऑफ हॉर्स का डिफरेंट सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिला, जिससे हम लोग हॉर्स का इवोल्यूशन को स्टडी कर सकते हैं और इवोल्यूशन प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। और ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म हॉर्स का था, डिफरेंट जियोलॉजिकल एरा में बना था, और हर जियोलॉजिकल एरा में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हॉर्स के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है। तो हम लोग देख लें इवोल्यूशन इन हॉर्स। तो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हॉर्स जो था उसका नाम है इयोहिपस। ये जिस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था उसका नाम है इयोसीन। और ये जो इयोहिपस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हॉर्स था, हॉर्स का फॉसिल मिला था, ये हॉर्स था फॉक्स के जैसा। इसका हाइट 30 सेंटीमीटर से 11 इंच था, और इसके फोर लिम्ब में 4 फिंगर्स थे और हिंड लिम्ब में 5 फिंगर्स थे। इयोहिपस से डेवलप हुआ था मेसोहिपस और ओलिगोहिपस। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड था ओलिगोसिन। और यहाँ पर हॉर्स का जो बॉडी था, शेप था, चेंज हो गया। यहाँ मेसोहिपस जो हॉर्स था वो देखने में सिप के जैसा लगता था। इसका हाइट 60 सेंटीमीटर और 24 इंचेस था, और इसके ईच लेग में अब जो 4 लिम्ब है या हिंड लिम्ब है, 4 लिम्ब में पहले 4 फिंगर थे और हिंड लिम्ब में 5 फिंगर्स थे। अब दोनों लिम्ब में 3 फिंगर्स हो गए, और 3 फिंगर्स में से भी जो बीच वाला फिंगर था वो धीरे धीरे इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। उसके बाद थर्ड लाइफ फॉर्म ऑफ हॉर्स मिला मेरिचिपस मियोसिन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, और ये ऑलमोस्ट मेयर लाइक हो गया। घोड़ा का जो बच्चा होता है उसको मेयर कहते हैं। इसका हाइट 1 मीटर और 40 इंचेस था। इसमें जो 3 फिंगर्स थे ईच लिम्ब में, जो मिड फिंगर इलोंगेट होने लगा था, लंबा होने लगा था। अब ये मिड फिंगर जो था ईच लेग का, ये हुक बनाने लगा, जिसको खूड़ कहते हैं। मेरिचिपस से नेक्स्ट लाइफ फॉर्म ऑफ हॉर्स डेवलप हुआ प्लियोहिपस प्लियोसिन पीरियड में। ये लार्जर देन मेयर था, मेयर से इसका आकार बड़ा था, और इसका हाइट था 50 इंच और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। और इसमें मोलर टीथ डेवलप होने लगे थे, और
जो ईच पैर का, ईच लेग का जो मिडल फिंगर था वो हुप में डेवलप होने लगा, और जो रिमेनिंग जो 2 फिंगर्स था मिडल फिंगर के दोनों साइड में, वो धीरे धीरे वैनिश होने लगे, और पूरा जो हुप बनने लगा था वो धीरे धीरे स्किन से कवर होने लगा। और प्लियोहिप्पस से मॉडर्न लाइफ फॉर्म ऑफ हॉर्स जो डेवलप हुआ, आधुनिक घोड़ा जिसका नाम है इक्वस, ये मॉडर्न एज में डेवलप हुआ। ये इसका हाइट 1 मीटर 60 सेंटीमीटर या 60 इंचेस है। यह वेल डेवलप्ड है। इसका चारों पैर में हुप डेवलप्ड हो गया, और एक ही फिंगर है, रेस्ट 2 फिंगर वेनिस्ड हो गया, एंड ईच लेग इज वेल डेवलप्ड फॉर रनिंग। उसी तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन का भी फॉसिल मिला डिफरेंट जियोलॉजिकल एरा में, जिससे हमको पता चल सकता है कि किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे पहले जो फॉसिल मिला था ह्यूमन का लाइफ फॉर्म का, उसका नाम था ड्रायोपिथेकस। इसका डाइट था, ये हर्ब खाता था। ये 24 मिलियन ईयर्स एगो मिला था। इसका ब्रेन कैपेसिटी अननोन था। इसका टीथ जो था लार्ज कैनाइन था, क्योंकि ये एनिमल की तरह कार्निवोर था, जिसके लिए इसका कैनाइन जो टीथ था वो लार्ज था, और इंसाइजर जो बाइटिंग टीथ है वो भी लार्ज था। ये नकल वॉकर था, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसमें जो फोर लिम था, हिंड लिम था, फोर लिम जिससे हाथ बनेगा, हिंड लिम जिससे पैर बनेगा, दोनों ही इक्वल इन साइज थे। ड्रायोपिथेकस से डेवलप हुआ रामापिथेकस लाइफ फॉर्म जो मिला सेकेंड जियोलॉजिकल एरा में ह्यूमन का, उसका नाम था रामापिथेकस। ये भी, इसका भी डाइट हर्ब था। ये 15 मिलियन ईयर्स एगो मिला था इस लाइफ फॉर्म का फॉसिल मैन का, रामापिथेकस। इसका भी ब्रेन कैपेसिटी अननोन है। इसका कैनाइन धीरे धीरे जो शार्प टीथ था, जिससे हम लोग मीट को कट करते हैं, बाइट करते हैं, तो इसका कैनाइन टीथ जो है स्मॉल होने लगा, और टीथ के ऊपर इनामल हार्ड कवरिंग डेवलप होने लगा। ये इसका बॉडी धीरे धीरे, पहले ये झुक के चलता था, अब इसका बॉडी धीरे धीरे सेमी इरेक्ट होने लगा, और सिग्निफिकेंस ये मोर ह्यूमन लाइक होने लगा। रामापिथेकस के बाद ह्यूमन का जो नेक्स्ट फॉसिल मिला था मैन का, नेक्स्ट जियोलॉजिकल एरा में, एस्ट्रेलोपिथेकस, ये फ्रूट ईटर था। 5 मिलियन ईयर्स एगो मिला इसका फॉसिल। इसका ब्रेन कैपेसिटी था 500 सीसी। इसमें कैनाइन का साइज जो 7 पॉइंटेड टीथ है मीट ईटर एनिमल्स का, ये धीरे धीरे छोटा होने लगा। ये उसका बॉडी पूरा ही सीधा होने लगा। बाइपेडल में दोनों पैर से, जो हिंड लिम्ब था उससे 2 पैर डेवलप्ड हो गया, बाइपेडल लोकोमोशन करने लगा। और ये एस्ट्रेलोपिथेकस जो ह्यूमन का लाइफ फॉर्म का फॉसिल मिला था, ये टूल यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। उसे डेवलप हुआ होमो हैबिलिस, न्यू लाइफ फॉर्म ऑफ द मैन। ये मीट नहीं खाते थे। ये डेवलप हुए थे 2 मिलियन ईयर्स एगो। इसका ब्रेन कैपेसिटी एस्ट्रेलोपिथेकस से ज़्यादा था, 650 to 800 सीसी। इसका भी कैनाइन स्मॉल था, और इनकी हाइट थी 1.5 मीटर टॉल थे, और फुली इरेक्ट हो गया इसका बॉडी। ये भी टूल का यूज़ करने लगे हंटिंग के लिए, और देखने में सुंदर इनका बॉडी स्ट्रक्चर था। उससे डेवलप हुआ होमो इरेक्टस। ह्यूमन का न्यू फॉसिल न्यू जियोलॉजिकल एरा में मिला। ये ओमनीवोरस थे, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो मिला ये होमो इरेक्टस का फॉसिल। इसका ब्रेन कैपेसिटी उससे होमो हैबिलिस से ज़्यादा था, 900 सीसी। और इसका कैनाइन भी स्मॉल था। इसकी भी हाइट 1.5 मीटर थी, और ये फुली इरेक्ट हो गए थे। और ये लोग धीरे धीरे, अब कल्चरल इवोल्यूशन इनमें होने लगा। ये लोग ग्रुप में हंटिंग करने के लिए निकलते थे। उसके बाद डेवलप हुआ निएंडरथल। ये भी ओमनीवोरस थे। इनका डेवलपमेंट हुआ था 40 से 70 किलो ईयर्स एगो। और इनका ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी था।
इनमें लार्ज विजडम टीथ डेवलप हुआ, ये भी 1.5 मीटर टॉल थे, फुल्ली इरेक्ट थे। उसके बाद डेवलप हुआ क्रोमैग्नोन ह्यूमन का फॉसिल फ्यूल मिला था, क्रोमैग्नोन। ये भी ओमनिवोरस थे, इंटेलिजेंट थे। इनका ब्रेन कैपेसिटी 1650 सीसी था। इसमें भी लार्ज विजडम टीथ था। वो ये 1.5 मीटर टॉल थे, फुली इरेक्ट थे। और सबसे हाईली इवॉल्व लाइफ फॉर्म ऑफ ह्यूमन जो मिला है अभी, जो हम लोग हैं मॉडर्न एज में, वो है होमो सेपियंस। और ये मेनली इनका सिग्निफिकेंस है, ये एग्रीकल्चर भी करने लगे। तो इस तरह से डिफरेंट फॉसिल फ्यूल के द्वारा हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देख सकते हैं। DRAH²NCH, डी से ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नोन, होमो सेपियंस। इस तरह से इसका नाम सीक्वेंसली याद रखना है, किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। अब हम लोग देख लें एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या है? अगर हम कंपैरेटिव एम्ब्रायो डिफरेंट कॉर्डेटा ग्रुप या वर्टिब्रेट ग्रुप का, डिफरेंट क्लासेस का एम्ब्रायो का कंपैरेटिव स्टडी करें, जैसे क्लास पीसेस एग्जांपल है फिश, एम्फीबिया एग्जांपल है टोड, रेप्टाइल्स स्नेक, एप्स बर्ड्स और मैमल, सबका एम्ब्रायो का हम लोग स्टडी करें, कंपैरेटिव स्टडी करें एम्ब्रायो का, तो ये दिखाता है कि शुरू में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एम्ब्रायो जो है अपने एंसेस्टर के डेवलपमेंट के पैटर्न को फॉलो करता है। सबका एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनली सेम होता है। कैसे सिमिलर होता है सबका एम्ब्रायो? तो मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, सबके एम्ब्रायो में गिल स्लिट्स पाया जाता है, टेल पाया जाता है, हार्ट 2 चैम्बर होता है। किंतु जब इनका एम्ब्रायो डेवलप्ड होता है तो डेवलपमेंट के समय में ये अपने एंसेस्टर के प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हमेशा एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अपने पूर्वज के डेवलपमेंट को फॉलो करता है। मछली का एम्ब्रायो से मछली डेवलप्ड होगा, ह्यूमन का एम्ब्रायो तो ह्यूमन डेवलप्ड होगा। इनिशियली सबका एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर सिमिलर है, सब में गिल स्लिट्स है, टेल्स है, 2 चैम्बर ऑफ हार्ट है, किंतु लेटर ईच एम्ब्रायो फॉलोज द डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द एंसेस्टर। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। और अर्नेस्ट हैकेल ने भी एक थ्योरी दिया था, रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ। इस लॉ के अनुसार भी यही कहा गया है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एम्ब्रायो इनिशियली सिमिलर रहता है स्ट्रक्चर में, किंतु जब डेवलपमेंट होता है तो वो डेवलपमेंट के समय में अपने एंसेस्टर का पाथ या पैटर्न को फॉलो करते हैं अपने डेवलपमेंट के समय में। एडाप्टेशन और इवोल्यूशन का क्या रिलेशन है? तो जिस एनिमल में कैपेसिटी है एडाप्टेशन का, मतलब अपने आप को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द चेंज एनवायरनमेंट, अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाना, अपने फंक्शन में चेंज लाना, सो दैट दे कैन लिव स्मूथली इन द एनवायरनमेंट। और जब एडाप्टेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म तो उस समय में उसमें यूजफुल वेरिएशन डेवलप्ड होता है, न्यू कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, और इस वेरिएशन को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। तो जिस ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू चेंज एनवायरनमेंट चेंजेस आता है, न्यू डेवलपमेंट और वेरिएशन होता है, न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है, वही एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, उन्हीं में मोर कैपेसिटी होता है अडाप्ट करने का, एनवायरनमेंट में रहेंगे स्मूथली एंड कैन रिप्रोड्यूस एंड आफ्टर दैट दे कैन इवॉल्व। एडाप्टेशन और इवोल्यूशन जो है क्लोजली रिलेटेड है। अब हम लोग देख लें डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के संबंध में
भी बहुत सारे थ्योरी दिए गए। इसमें हम लोगों को दो थ्योरी को पढ़ना है, लैमार्क का थ्योरी और चार्ल्स डार्विन का थ्योरी। लैमार्क का पूरा नाम है जॉन बैप्टिस्ट डी मोनेट लैमार्क। लैमार्क का जन्म हुआ था फ्रांस के एक सिटी बेजेंटाइन में 1744 में, और उन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया था जिसको लैमार्किज्म कहते हैं, और उन्होंने 4 थ्योरीज दिया था अबाउट द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इनका पहला थ्योरी का नाम है एनवायरमेंटल इफेक्ट, दूसरा है थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, एंड फोर्थ है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और अपने थ्योरी के आधार पर उन्होंने जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक, और जो पब्लिश हुआ था 1809 में। चार्ल्स डार्विन ने भी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिया था। इनका जन्म इंग्लैंड में 1809 में श्री उस्बेरी में हुआ था, और उनका थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को हम लोग डार्विनिज्म बोलते हैं। और उन्होंने 7 थ्योरीज दिए थे अबाउट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और उसमें से मेन थ्योरी था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसी के बेसिस पर उन्होंने बुक लिखा था, और उनके बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, और वो उनका बुक पब्लिश हुआ था 1859 में, और ये मरे थे 1882 में। इनका क्या क्या थ्योरीज है चार्ल्स डार्विन का? प्रोडेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, लिमिटेड फूड एंड शेल्टर, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस 3 तरह से होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, एनवायरमेंटल स्ट्रगल। फोर्थ थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिफ्थ थ्योरी है थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। सिक्स थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, एंड सेवन्थ थ्योरी है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब हम लोग एक एक करके देख लें। लैमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या लैमार्किज्म, पहला उनका थ्योरी है एनवायरमेंटल इफेक्ट, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में रहते हैं सब पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, और एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण कुछ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं अपने ऑर्गन को यूज़ करके मैक्सिमली, और कुछ अपने ऑर्गन का कम यूज़ करते हैं। उसके आधार पे उन्होंने दूसरा थ्योरी दिया था थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जब ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गन का ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो वो ऑर्गन जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, वो ऑर्गन डेवलप होता है, और धीरे धीरे वो ऑर्गन स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का उपयोग कम करते हैं, धीरे धीरे बंद कर देते हैं जिस ऑर्गन का यूज़ करना ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, वो ऑर्गन ग्रेजुअली बिकम वीक एंड फंक्शनलेस। जैसे यूज़ ऑफ ऑर्गन का एग्जांपल वो दिए थे कि जिराफ का लॉन्ग नेक जो है वो ट्री का पत्ता खाने के कारण लॉन्ग का ज़्यादा यूज़ करने लगा, इसके कारण उसका नेक जो था लॉन्ग था। और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का एग्जांपल दिए थे, स्नेक में लेग्स होता था पहले, जिससे उसको बिल में या होल में जाने में प्रॉब्लम होता था, तो वो लेग का यूज़ करना धीरे धीरे बंद कर दिया ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, एंड उसका ये जो लेग है धीरे धीरे वीक हो गया एंड फंक्शनलेस हो गया। थर्ड थ्योरी ऑफ लैमार्क है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का यूज़ मैक्सिमली करने लगे, वो ऑर्गन स्ट्रॉन्गर होता गया, डेवलप हो गया, और वही डेवलप्ड और स्ट्रॉन्गर ऑर्गन उस ऑर्गेनिज्म का एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, डेवलप्ड ऑर्गन, वो इनहेरिटेबल हो गया। मीन्स ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है ऑर्गन का, जो ऑर्गन डेवलप्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये इनहेरिटेबल है, और ये ऑर्गन जो है ट्रांसमिट होगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसके बाद उन्होंने फोर्थ थ्योरी दिया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब क्या है, इस थ्योरी के अनुसार क्या कहा गया, लैमार्क ने क्या कहा कि जब इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, जो डेवलप्ड ऑर्गन है, वो ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जिसके कारण वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर हर जनरेशन में एक्यूमुलेट हो रहा है, और नया एक धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने के कारण ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर का ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जब कैरेक्टर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिससे एक नया स्पीसीज डेवलप होता है। इसके बाद देख लें क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ लैमार्क।
लेमार्क का जो थ्योरी था हाइपोथेटिकल था, सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड था, कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, तो इसलिए इनके थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज करने वाले साइंटिस्ट थे विजमैन, और उन्होंने जर्म प्लाज्म थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा, लेमार्क ने कहा था कि जो कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म में एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऑर्गन स्ट्रांग होता है, डेवलप होता है, इनहेरिटेबल होता है, और वो कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और अल्टीमेटली जो नया ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाता है कैरेक्टर का, तो एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो उन्होंने लेमार्क के इस थ्योरी को नहीं माना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया माइस के ऊपर। उन्होंने 2 माइस लिए, मेल एंड फीमेल, दोनों का टेल को कट कर दिया, और उनका मेन मकसद था कि ये टेललेस माइस जो है, जब जिनके बीच में रिप्रोडक्शन होगा, ये उनका इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, तो इसका मतलब इसका जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा माइस का, टेललेस माइस का, मेल एंड फीमेल माइस का क्रॉस कराने पर, उसको भी टेललेस होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को 22nd जनरेशन तक रिपीट किया, और एवरी टाइम जब क्रॉस कराए थे टेललेस माइस के बीच में, ही गॉट द ऑफस्प्रिंग ऑफ द माइस विथ टेल, सो ही क्रिटिसाइज द लेमार्क। और उसके बाद उन्होंने जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि जो कैरेक्टर एक्वायर्ड होता है, कैरेक्टर 2 जगह एक्वायर्ड होता है, एक सोमेटिक सेल में या बॉडी सेल में एक्वायर्ड होता है, और दूसरा होता है जर्म सेल में। तो जो कैरेक्टर सोमेटिक सेल में एक्वायर्ड होता है, बॉडी सेल में एक्वायर्ड होता है, वो इनहेरिट नहीं हो सकता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, किंतु जो कैरेक्टर एक्वायर्ड होता है जर्म सेल में, यही सिर्फ इनहेरिटेड होता है। उसके बाद लेमार्क का थ्योरी को नए ढंग से प्रेजेंट किया गया, जिसको हम लोग न्यू लेमार्किज्म बोलते हैं। न्यू लेमार्किज्म थ्योरी दिए थे कॉप, स्पेंसर, मैकब्राइड। न्यू फॉर्म में जब लेमार्क का थ्योरी दिया गया तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू लेमार्किज्म। अब हम लोग देख लें थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बाय चार्ल्स डार्विन, जिसको हम लोग डार्विन का थ्योरी को डार्विनिज्म भी बोलते हैं। इनका डिफरेंट थ्योरी है। प्रोडिगलिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडिगलिटी ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने का, और जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब रिप्रोड्यूस करता है ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में। जैसे एक क्वीन बी जो है एवरी डे 1000 एग्स देती है, उसी तरह से सालमन फिश जो है एक ब्रीडिंग सीजन में 3 मिलियन एग देता है। सिमिलरली मस्टर्ड प्लांट जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, किंतु जितना भी एग है या जितना भी सीड मस्टर्ड प्लांट देता है सब डेवलप नहीं होता बटरफ्लाई क्वीन बी में या सैल्मन फिश में या मस्टर्ड प्लांट में, बिकॉज जो अर्थ पे क्या है, स्पेस लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, इसलिए उसमें से कुछ ही क्वीन बी में डेवलप होता है, कुछ एग्स जो सैल्मन का है सैल्मन में डेवलप होता है, कुछ सीड है मस्टर्ड का जो मस्टर्ड प्लांट में डेवलप होता है, क्योंकि अर्थ में जो स्पेस है, रहने का जगह, खाने का जगह सब लिमिटेड है। तो नेक्स्ट थ्योरी दी है उन्होंने लिमिटेड फूड और स्पेस का। तो इन प्रकृति में क्या है, नेचर में द स्पेस और फूड लिमिटेड है। सो जितना भी नया न्यूली फॉर्म एनिमल होगा, एग से जो बन रहा है, सीड से जो नया प्लांट बन रहा है, एग से जो नया एनिमल बन रहा है, इसमें से मैक्सिमम प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर फूड एंड द स्पेस ड्यू टू लिमिटेड फूड एंड द स्पेस। तो अब उन्होंने थर्ड थ्योरी दिया स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ पे नेचर में लिमिटेड फूड और स्पेस है, तो ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये स्ट्रगल अपने आप के स्पीसीज के बीच में हो सकता है फूड और शेल्टर के लिए, जिसको हम लोग इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। और एक स्ट्रगल होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, जब फूड और शेल्टर के लिए डिफरेंट स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल होता है, कम्पीट फॉर द फूड एंड द स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, जैसे डॉग और कैट के बीच में स्ट्रगल। और थर्ड स्ट्रगल है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, जिसको हर ऑर्गेनिज्म को कम्पीट करना पड़ता है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। और स्ट्रगल में जब ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं विद इन द सेम स्पीसीज, विद डिफरेंट स्पीसीज और विद एनवायरनमेंट, तो स्ट्रगल में जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्गर है, जिसमें यूजफुल वेरिएशन है, जिसमें एडाप्टेशन की कैपेबिलिटी है, वही स्ट्रगल को जीत सकते हैं।
और बाकी जो वीक रहेंगे, जिसमें यूजफुल वेरिएशन नहीं है, एडाप्टेशन का कैपेबिलिटी नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में नहीं रहते, मर जाते, उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। फोर्थ थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल था, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल विद इन द सेम स्पीसीज, और इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल विद इन द डिफरेंट स्पीसीज, और इन विद इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल में हम लोग क्या देखें कि जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रॉन्गर है, जिसमें यूजफुल वेरिएशन है, जिसमें कैपेबिलिटी टू अडॉप्ट है, वही ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करके सरवाइव कर सकता है एनवायरनमेंट में, और जो वीक होता है वो सरवाइव नहीं कर सकता, वो उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है एनवायरनमेंट में। उसके बाद उन्होंने थ्योरी दिया नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये थ्योरी इनका मेन है, क्योंकि नेचर, इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बोला कि नेचर उसी को ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में विनर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिसमें यूजफुल वेरिएशन होता है, जिसमें कैपेसिटी है अडॉप्ट करने का, और उसी ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करती है, और वही जो सरवाइव करते हैं एनवायरनमेंट में, उसी ऑर्गेनिज्म को नेचर सेलेक्ट करेगी। और नेचर में जो वीकर रहेंगे, जो कमज़ोर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जिसको नेचर छांट देती है, सिलेक्ट नहीं करती है, सो वो लोग अलाउ नहीं कर नेचर उसको अलाउ नहीं करती, और उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, और वो नेचर में नहीं रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही इवॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएशन क्या है? तो इस लिविंग वर्ल्ड में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है। ये जो वेरिएशन है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, डिसिमिलरिटी है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन है, न्यू कैरेक्टर है, जिसको नेचर सेलेक्ट करती है, और जिसमें माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन है ऑर्गेनिज्म में, और बहुत सारे यूजफुल वेरिएशन है, नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी उस ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में रहने के लिए, और वो ऑर्गेनिज्म यूजफुल वेरिएशन वाले अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट में, और उनका वो जो यूजफुल वेरिएशन है, माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन, वो ट्रांसमिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जिसके बाद जो नया जनरेशन होता है उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन का, और अल्टीमेटली वो स्पीसीज के नया स्पीसीज डेवलप हो जाता है। उसके बाद डार्विन के थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन थ्योरी क्यों हुआ? तो डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इस तरह से वेरिएशन डेवलप हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उन्होंने बताया कि सिर्फ माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन ही इनहेरिटेबल है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट करेगा, किंतु कभी कभी माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन जो है इनहेरिटेबल नहीं होता है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस तरह से माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उन्होंने यही कहा था कि यूजफुल कैरेक्टर या माइन्यूट वेरिएशन जो है ट्रांसमिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये माइन्यूट वेरिएशन जब इनहेरिट होता है तो एक ऑर्गेनिज्म में ये बहुत सारा यूजफुल वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाता है लार्ज नंबर में, और जिससे नया स्पीसीज डेवलप होता है। किंतु कभी कभी ये जो यूजफुल वेरिएशन का ट्रांसमिशन है, जिसके कारण स्पीसीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बल्कि एक्सटिंक्शन हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है बल्कि एक्सटिंक्शन हो रहा है। जैसे आयरिस डियर है, इसका जो हॉर्न है इसका यूजफुल वेरिएशन नहीं है, बट ये भी ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड कॉजिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज इंस्टेड ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ इट्स हॉर्न। उसके बाद डार्विन के थ्योरी का क्रिटिसिज्म होने के बाद डार्विन के थ्योरी को भी न्यू फॉर्म में डाल दिया गया, जिसको न्यू डार्विनिज्म कहते हैं, और न्यू डार्विनिज्म थ्योरी को प्रपोज किए थे हक्सले ने। अब हम लोग देख लें एजेंट्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। इवोल्यूशन का कौन कौन सा फैक्टर है इन्वायरमेंट में जिसके कारण इवोल्यूशन होता है? तो पहला है म्यूटेशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट,
चौथा है जीन फ्लो, पांचवा है वेरिएशन। म्यूटेशन किसको कहते हैं? तो सडन चेंज इन द पोजीशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम पर जीन का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग लोकस करते हैं, किंतु कभी कभी अचानक से क्रोमोजोम पर जीन का जो पोजीशन है, स्ट्रक्चर है, अचानक से चेंज हो जाता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन के कारण कम्बिनेशन और वेरिएशन होता है। म्यूटेशन क्यों होता है? तो म्यूटेशन जो होता है म्यूटोजन के कारण होता है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसके कारण म्यूटेशन होता है, जिसको हम लोग म्यूटोजन कहते हैं। म्यूटोजन दो तरह का होता है, फिजिकल म्यूटोजन या केमिकल म्यूटोजन। फिजिकल म्यूटोजन क्या है? तो सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्सरे। उसी तरह से केमिकल म्यूटोजन है मस्टर्ड ऑयल, फेनॉल, फॉर्मेलिन, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अमोनिया। ये सब के कारण सडन चेंज हो जाता है पोजीशन और स्ट्रक्चर ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन होता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हम लोग देख लें तो तीन तरह का म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जीन पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है? इस म्यूटेशन में क्रोमोजोम पे जीन का लॉस होता है या गेन होता है। लॉस को हम लोग डिलीशन कहते हैं, या गेन ऑफ जीन होता है जिसको हम लोग इंसर्शन कहते हैं, या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट होता है जिसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जैसे ये एक जीन का सीक्वेंस है RAT CAT, यहाँ पर इंसर्शन हो रहा है। कौन से जीन का इंसर्शन हुआ? ए जीन का। तो अब सीक्वेंस क्या हो गया? RAT ACAT। अब इस सीक्वेंस में से अगर एक जीन का डिलीशन हो जाए, सी जीन यहाँ से निकल जाए, तो क्या हो जाएगा? RAT AT। ये सब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। लॉस हो रहा है जीन का, या गेन हो रहा है, या डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन यहाँ पर किसका हो रहा है? तो टी जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है। तो सीक्वेंस क्या हो गया? RAT TCAT। और म्यूटेशन के कारण भी कम्बिनेशन और वेरिएशन होता है, और ये सडन होता है, जिससे इवोल्यूशन होता है। दूसरा म्यूटेशन हम लोग देख रहे हैं, वेरिएशन हमेशा रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन होता है। दूसरा है जीन पॉइंट म्यूटेशन। जीन पॉइंट म्यूटेशन किसको कहते हैं? तो म्यूटेशन जब हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए मतलब वन प्यूरिन रिप्लेस्ड बाय वन पिरिमिडिन, और वन पिरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय वन प्यूरिन। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया के केस में नॉर्मल जीन जो है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का, नॉर्मल जीन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया जीन पॉइंट म्यूटेशन का। कैसे? तो नॉर्मल जीन होता है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का GAG, जो कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, और जो हेल्प करता है सिंथेसिस करने के लिए ग्लोब्यूलिन का, जिससे हीमोग्लोबिन नॉर्मली सिंथेसिस होता है। किंतु सिकल सेल एनीमिया में ये जो नॉर्मल जीन था हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का, यहाँ पे ए जो प्यूरिन है वो रिप्लेस्ड हो गया पिरिमिडिन थाइमिन से। तो सीक्वेंस हो गया GAG की जगह GTG म्यूटेशन के कारण। अब ये GTG सीक्वेंस बन गया जीन का, GTG सीक्वेंस, ये कोड नहीं करता है ग्लूटामिक एसिड के सिंथेसिस को, ये कोड करता है वैलिन के सिंथेसिस को। तो वैलिन का जब सिंथेसिस हो जाता है GTG से इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लोब्यूलिन नहीं बन पाता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। RBC का शेप भी चेंज हो जाता है। RBC का शेप होता है बायोकॉन्केव, जो सिकल सेल हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख लें क्रोमोजोमल म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन में क्या होता है? इस म्यूटेशन में या तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, या नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज हो जाता है। क्रोमोजोमल म्यूटेशन जो है दो तरीके से होता है, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी किसको कहते हैं? तो जब एनाफेज के समय में क्रोमोजोम का क्रोमेटिड जब अलग होता है, तो एन्यूप्लॉइडी के केस में क्या होता है? सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और जिसके कारण या तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाता है या घट जाता है। इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम नंबर ऑफ क्रोमोजोम 47 हो गया, इन केस ऑफ ह्यूमन 46 होता है, फिक्स्ड है। यहाँ पे 47 हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर 21 में ट्राइजोमी हो गया था, 3 क्रोमेटिड हो गया, जिससे क्रोमोजोम का नंबर बढ़ गया। टर्नर सिंड्रोम, इसमें फीमेल में एक एक्स क्रोमोजोम जो है बार बॉडी में चेंज हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, तो जिसके कारण 44 + x हो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो गया इंस्टेड ऑफ 45 46। इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें फीमेल 6 क्रोमोजोम जो है उसका एक नंबर बढ़ जाता है, XX हो गया और Y हो गया, जिसके कारण
क्लाइनर-फिल्टर सिंड्रोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है। तो ये सब डिफरेंट फैक्टर हैं जो इवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं और इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। तो पहला फैक्टर देखें हम लोग म्यूटेशन, दूसरा फैक्टर हम लोग देख लें जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या होता है? सपोज करते हैं कि कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यूएस से इंडिया आ गए, या इंडिया का कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यूएस चला गया, तो क्या होगा? अगर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल इंडिया से यूएस आ गए, तो इस यूएस में नया पॉपुलेशन बना, पॉपुलेशन बड़ा हो गया, यहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गया, और ओरिजिनल जहाँ से आया था, इंडिया से आया था, इंडिया से कहाँ आया? यूएस। कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया से मूव किया यूएस में, तो यूएस का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो यूएस का भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, और इंडिया में जीन पॉपुलेशन कम हो गया, तो इंडिया का भी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। इसका कारण क्या है? तो जीन फ्लो हुआ, जो पॉपुलेशन इंडिया से यूएस में आया। सिमिलरली कुछ पॉपुलेशन अगर यूएस से इंडिया में आता है, तो इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा हो जाएगा, यूएस का कम हो जाएगा, इंडिया में जीन फ्लो बढ़ जाएगा, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ओरिजिनल जो यूएस से आए थे पॉपुलेशन, वहाँ पर जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन जहाँ से भी मूव कर रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उस पॉपुलेशन का जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और जिस नया पॉपुलेशन में जा रहा है वहाँ का जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। तो इन बोथ द केसेस क्या हो रहा है? देयर इज अ जीन फ्लो, माइग्रेशन जो हो रहा है, तो यहाँ पे जीन फ्लो हो रहा है। एक पॉपुलेशन से दूसरा पॉपुलेशन में आया, तो वहाँ भी जीन का नंबर बढ़ गया, जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया माइग्रेशन के कारण, और दूसरा में जीन का फ्रीक्वेंसी कम हो गया ओरिजिनल पॉपुलेशन में, क्योंकि वहाँ से पॉपुलेशन मूव किए थे। तो माइग्रेशन के कारण जीन फ्लो हो रहा है, और जिससे जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, और ये कई बार होता है। मैक्सिमम माइग्रेशन होगा तो मैक्सिमम जीन फ्लो होगा, और मैक्सिमम जीन फ्लो होगा तो मैक्सिमम जीन फ्रीक्वेंसी होगी, और मैक्सिमम जीन फ्रीक्वेंसी होगा तो मोर इवोल्यूशन होगा। अब हम लोग देख लें थर्ड फैक्टर जो इवोल्यूशन का कारण है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कोई एक स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन था, वहाँ पर बहुत दिन से कोई नहीं गया, अचानक से एक न्यू पॉपुलेशन जो था उस आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चला गया। अब ये जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, और ये एक डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर डेवलप होने लगा। तो ये जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन था, ओरिजिनल पॉपुलेशन था, ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन था, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर। और जो न्यू पॉपुलेशन इसमें चला गया, जिससे आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जो स्पीसीज था वो चेंज हो गया, तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, और इस पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओरिजिनल आइसोलेटेड पॉपुलेशन था, इसको हम लोग फाउंडर पॉपुलेशन में बोलते हैं, और न्यू पॉपुलेशन इस आइसोलेटेड पॉपुलेशन में अचानक से आ गया, और जिसके कारण इस पॉपुलेशन में जनरेशन चेंज हो गया, नया स्पीसीज बनने लगा, और इस फाउंडर इफेक्ट में, फाउंडर पॉपुलेशन में जो चेंज हुआ, नया पॉपुलेशन आने के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है, एजेंट है इवोल्यूशन का, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नेचर का पावर है वो सिलेक्ट करेगा और उस ऑर्गेनिज्म को जो स्ट्रॉन्गर है, जिसमें कैपेसिटी टू अडाप्ट है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजफुल माइन्यूट वेरिएशन है, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, स्ट्रॉन्गर है, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है, और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन होता है, उसमें कैपेसिटी अडाप्ट करने की, और वो माइन्यूट वेरिएशन उस ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट होता है, इनहेरिटेबल है माइन्यूट यूजफुल वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और उसके बाद एक जनरेशन में बहुत सारे माइन्यूट वेरिएशन एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे एक न्यू स्पीसीज डेवलपमेंट होता है। अब डार्विन का 2 की कॉन्सेप्ट हम लोग देख लें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का 2 की कॉन्सेप्ट है। पहला है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद रिकम्बिनेशन भी है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इवोल्यूशन के लिए।
रिकम्बिनेशन में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर के समय में, और ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस का थर्ड प्रोफेज पैकेटिन स्टेज उसमें, और जिसके कारण भी वेरिएशन होता है। अब हम लोग देख लें ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड। नेचुरल सिलेक्शन कैसे करता है डिफरेंट ट्रेड के ऊपर काम, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन इफेक्टिव है। तो ये 3 वे में नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। पहला है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से डिफरेंट ट्रेड के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट ट्रेड का या फेनोटाइप का ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं। प्योर टॉल जिसका जेनोटाइप है कैपिटल T, हाइब्रिड टॉल जिसका जेनोटाइप है कैपिटल T, प्योर ड्वार्फ जिसका जेनोटाइप है स्मॉल t। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कैसे करता है नेचर, तो अगर नेचर सेलेक्ट करता है मीडियम हाइट फेनोटाइप, जैसे हाइब्रिड टॉल को सिर्फ सेलेक्ट करता है मीडियम हाइट फेनोटाइप वाला हाइब्रिड टॉल, जैसे कैपिटल T स्मॉल t वाला ट्रेड को ओनली सेलेक्ट करता है, तो इस मेथड ऑफ सिलेक्शन, नेचर का इस मेथड ऑफ सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे ये प्योर फेनोटाइप प्योर टॉल है कैपिटल T स्मॉल t प्योर डॉफ का, और यहाँ थर्ड ट्रेड है हाइब्रिड टॉल। तो यहाँ पे नेचर सेलेक्ट किया है सिर्फ मीडियम हाइट फेनोटाइप जैसे हाइब्रिड टॉल को, इसलिए इस सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ नेचर को हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और ये हाइब्रिड टॉल जो है पिक गेट हाई एंड नैरो, यहाँ पे जो ये पिक बना हाइब्रिड टॉल को सिलेक्ट किया, केवल प्योर टॉल को नहीं, प्योर डॉर्फ को नहीं, सिर्फ हाइब्रिड टॉल को सिलेक्ट किया, तो जो पिक बना वो हाइयर बना और नैरो था। अब डायरेक्शनल सिलेक्शन नेचर कैसे करता है, तो ये है डायरेक्शनल सिलेक्शन का ग्राफ। यहाँ पे प्योर टॉल है कैपिटल T, यहाँ पे हाइब्रिड टॉल है स्मॉल t। अब नेचर सेलेक्ट करता है इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सेलेक्ट करेगा। आइदर ये सेलेक्ट करेगा प्योर टॉल कैपिटल T ट्रेड को, या प्योर ड्वार्फ स्मॉल t जेनोटाइप वाला को इन वन डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव सिलेक्शन। और अगर वन डायरेक्शन में सेलेक्ट करता है, अगर प्योर डॉर्फ को सेलेक्ट करता है सिर्फ नेचर, या केवल प्योर टॉल को सेलेक्ट करता है, तो इसको हम लोग सिंगल डायरेक्शन में अगर सेलेक्ट करता है, इस डायरेक्शन में सेलेक्ट करेगा या इस डायरेक्शन में प्योर टॉल को सेलेक्ट करेगा नेचर, तो क्या होगा, पिक शिफ्ट हो जाएगा वन डायरेक्शन में। पहले तो मीडियम वाला को सिलेक्ट किया था तो पिक मीडियम में बढ़ा था, अब वन डायरेक्शन में अगर प्योर डॉर्फ को शिफ्ट करेगा तो पिक इधर बनेगा, अगर प्योर टॉल को सिलेक्ट करेगा तो पिक इधर बनेगा। तो इस मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ नेचर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। और तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है, वह अगर नेचर सेलेक्ट करता है बोथ टॉल एंड ड्वार्फ को इक्वली सेलेक्ट कर ले रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर को हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। और जब वो इक्वली टॉल और ड्वार्फ को सेलेक्ट कर रहा है नेचर, तो यहाँ पे 2 पिक फॉर्म होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो दिखाई देता है बटरफ्लाई में, विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये नेचर डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑफ नेचर है, बिकॉज नेचर इस डायरेक्शनल सिलेक्शन में सेलेक्ट करता है ओनली वन डायरेक्शन में। ये या तो सिलेक्ट करेगा बटरफ्लाई को जो प्योर ब्लैक है या प्योर वाइट है, बट हाइब्रिड ग्रे वाला बटरफ्लाई को सेलेक्ट नहीं करता है, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के कारण डेवलप्ड हो गया था। या तो बटरफ्लाई ब्लैक कलर का होता है या वाइट कलर का होता है, किंतु इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के इफेक्ट से कुछ बटरफ्लाई जो थे ग्रे कलर के हुए थे। किंतु ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो इफेक्ट है, नेचर इसमें सिलेक्शन करती है डायरेक्टिव सिलेक्शन, या तो ब्लैक बटरफ्लाई को सिलेक्ट करती है या वाइट बटरफ्लाई को सिलेक्ट करती है, या पिक ओनली वन डायरेक्शन में बनता है, और ग्रे बटरफ्लाई को सिलेक्ट नहीं करती। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है ये डायरेक्शनल सिलेक्शन ऑफ नेचर का मेथड है। अब हम लोग देख लें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन के लिए 5 प्रोसेस ज़रूरी है। पहला जीन म्यूटेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, तीसरा है रिकम्बिनेशन, चौथा है नेचुरल सिलेक्शन, और 5वां है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये पांचों फैक्टर जो है
इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? तो लार्ज पॉपुलेशन में इवोल्यूशन बहुत दिनों तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ जीन पूल भी ज़्यादा होगा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी ज़्यादा है, किंतु डिफिनिट प्रोपोर्शन में है, किंतु वहाँ पर इवोल्यूशन लंबे समय तक नहीं हुआ। जबकि वो लोग आपस में रेंडमली मैट कर रहे हैं और प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ वायबल जेनोटाइप। इतना लार्ज पॉपुलेशन है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसमें जीन पूल की संख्या भी ज़्यादा है, जीन फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी ज़्यादा है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में है। वो लोग आपस में मेटिंग भी कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वायबल जेनोटाइप का, किंतु उस पॉपुलेशन में कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस पॉपुलेशन में कोई अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ। कोई म्यूटेशन नहीं हुआ मतलब कोई भी नया जीन पूल उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई भी माइग्रेट नहीं किया है उस पूल में और जिसके कारण उस लार्ज पॉपुलेशन का जीन पूल जेनेटिक फ्रीक्वेंसी अभी तक स्टेबल है। उसको म्यूटेशन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा या जीन फ्लो के द्वारा अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया गया। तो वो जो लार्ज पॉपुलेशन जहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि उसका जीन पूल, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जेनेटिक फ्लो सब स्टेबल है और वहाँ पे अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ, जीन फ्लो नहीं हुआ, उनका जीन पूल स्टेबल है, डिफिनिट प्रोपोर्शन में है, वो लोग आपस में मेट कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग भी बना रहे हैं वायबल जेनोटाइप का, किंतु उन लोग में अभी तक कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है स्टेबल है, उसमें अभी तक कोई भी आउटसाइड फैक्टर उसके अंदर नहीं घुसा, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन, जीन फ्लो। तो ये जो लार्ज पॉपुलेशन का स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको हम लोग नेचुरल इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम जब तक लार्ज पॉपुलेशन में बना रहेगा, जब तक आउटसाइडर फैक्टर उसके अंदर नहीं जाएगा, उस पॉपुलेशन का इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस नेचुरल इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को उस लार्ज पॉपुलेशन में अगर डिस्टर्ब किया जाए, कैसे? जैसे सपोज करेंगे ये विलेज है, ये लार्ज पॉपुलेशन है, यहाँ कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं गया, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक फ्लो, तो यहाँ पर कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे खुद ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में है, रेंडमली मैट कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं वायबल जेनोटाइप का, इनका अपना जीन पूल फिक्स्ड है, इनका जीन फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड है, जीन फ्लो फिक्स्ड है और स्टेबल है। यहाँ पे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, नेचुरल सिलेक्शन है। अब इसको डिस्टर्ब जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इसका डिस्टर्बेंस कैसे होता है? म्यूटेशन के द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, जेनेटिक फ्लो के द्वारा। एंड ये ऑल दीज एक्सटर्नल फैक्टर अगर पॉपुलेशन ऑफ विलेज में घुस जाए तो विलेज में इवोल्यूशन हो। तो एवरी प्लेसेस इवोल्यूशन टेकिंग प्लेस, और ये एक दो फार्मूला है, p² + 2pq + q² = 1। नो इवोल्यूशन वेयर p² = genotypic frequency of homozygous dominant, q² = genotypic frequency of homozygous recessive, 2pq = genotypic frequency of heterozygous, p + q = 1, p = allelic frequency of small recessive allele, q = allelic frequency of dominant allele। अब कंडीशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि एक लार्ज पॉपुलेशन जो है उसमें जीन पूल, जीन फ्रिक्वेंसी सब स्टेबल है, रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जीन पूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ जीन इन द पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन का जीन पूल, जेनेटिक फ्रिक्वेंसी, जीन फ्लो सब स्टेबल है, रिमेन कांस्टेंट है, जिसके कारण उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। फिर भी वो लोग रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जेनेटिक वायबिलिटी का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, किंतु इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। जीन पूल, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो सब फिक्स्ड है। तो इस तरह का स्टेबल पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल, वो पॉपुलेशन जो नेचुरल इक्विलिब्रियम में है या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है।
और जब तक ये नेचुरल इक्विलिब्रियम या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को उस पॉपुलेशन का नहीं कमाएगा तब तक इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम उस पॉपुलेशन का डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, जिसके कारण इवोल्यूशन होगा। तो जब तक उस पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगा, कोई जीन फ्लो नहीं होगा, कोई क्रोमोजोमल वेरिएशन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, तो कोई भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगा, उस पॉपुलेशन का इवोल्यूशन नहीं होगा। और ये एक ड्राइंग ऐड कर दिए थे किस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, या डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन मिला था डिफरेंट जियोलॉजिकल एरा में। रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, सेपियंस, इसको हम लोग पहले भी स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरह से इवोल्यूशन चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर 8 करेंगे। कोशिश करना समझने का, मैंने अपने ढंग से कोशिश की समझाने की। थैंक यू।